Hello, good evening everyone. हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब आज अपन पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम अपन स्टार्ट करेंगे। पिछला जो चैप्टर 1 था वो अपन ने कंप्लीट किया था, फूड एंड न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट किया था। अब देखेंगे कि वो खाना जो अपन खाते हैं वो किस प्रकार से हमारी बॉडी में पचता है। ठीक है, कि उसका किस तरह से पाचन होता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका पहले अपन बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे, उसके बाद अपन ह्यूमन बॉडी के ऊपर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसे अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे। जो पहला है वो है डाइजेस्टिव और दूसरा है उसका प्रोसेस। ठीक है, पहला जो है डाइजेशन और जो दूसरा है वो है उसकी प्रोसेस। ठीक है, पहले अपन देखिए डाइजेशन होता क्या है। एक्चुअल में डाइजेशन की डेफिनेशन क्या आती है। तो डाइजेशन की डेफिनेशन है वो अपन देखेंगे कि पहले देखते हैं न्यूट्रिशन वगैरह कौन कौन से हैं। न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो उसमें कौन कौन से बताए थे मैंने आपको। कार्बोहाइड्रेट, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में ब्रेक डाउन होता है, वो होता है ग्लूकोज में। जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूटेगा, वो टूटेगा ग्लूकोज में। जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में ब्रेक डाउन होगा, वो उसका ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में। जो प्रोटीन है इसका ब्रेक डाउन होगा फैटी एसिड में। फैटी एसिड में और किस में होगा, इसका ब्रेक डाउन होगा ग्लिसरॉल में। ठीक है, जो फैट प्रोटीन है इसको ऊपर अपन तोड़ेंगे मोनोसेकेराइड में। अगर तोड़ेंगे इसको, अगर मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करेंगे तो इसका ब्रेक डाउन होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब बात करते हैं फैट की। फैट का जो ब्रेक डाउन होगा वो होगा अमीनो एसिड में। समझे, यहाँ पे समझ गए, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अब बात कर लें इसकी डेफिनेशन की। तो ये क्या है, जो बिग या फिर कम डाइजेशन की अगर बात कर लें, बिग या फिर कॉम्प्लेक्स जो होंगे कंपाउंड, बिग बड़े या फिर जटिल जो कॉम्प्लेक्स होंगे इनको तोड़कर सिंपल कंपाउंड में चेंज करना। किसमें चेंज करना, सिंपल कंपाउंड में चेंज करना। एक बार दोबारा देख लेते हैं। बिग बड़े या जटिल कंपाउंड को या फिर मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल है सॉरी, बिग या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, बिग या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना, ब्रेक डाउन करके उनको तोड़कर कन्वर्ट करना, किन में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, वही कहलाते हैं डाइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट है ये किससे बना होता है। ये बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर, ग्लूकोज के ग्रुप में मिलकर ये बना होता है। ठीक है, अगर इसका अपन डाइजेशन करेंगे तो किसमें मिलेगा, हमें वो ग्लूकोज की फॉर्म में मिलेगा। अगर अपन फैट की अगर डाइजेशन करेंगे तो फैट किसमें मिलेगा, वो मिलेगा अमीनो एसिड में। अगर अपन प्रोटीन का अगर डाइजेशन करेंगे तो हमें किसमें मिलेगा, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में मिलेगा। बाकी जो बच गया अपने क्या बच गया अपने, विटामिन और मिनरल्स। क्या बच गया, विटामिन और मिनरल। विटामिन और मिनरल बताइए क्या है, ये कैटाबॉलिक रेगुलेटर हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर इन प्रोसेस को कंप्लीट करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, ये किसका कार्य है हमारी बॉडी में, ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर का कार्य करते हैं। मेटाबॉलिक रेगुलेटर का, ये हमारे विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं इनको डाइजेशन करने में एक मेटाबॉलिक रेगुलेटर का कार्य करते हैं।
एक कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। कौन करते हैं? विटामिन और मिनरल्स का कार्य करते हैं। अगर अपन कहें कि जो ये जो प्रोसेस है डाइजेशन की, ये किस प्रोसेस में आता है? ये आता है कैटाबॉलिक प्रोसेस में। किस में आता है? ये आता है कैटाबॉलिक प्रोसेस में। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो किस में आता है? ये आता है कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में। मैंने आप लोगों को बताया कि दो प्रोसेस होती हैं, एक तो होती है एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज्म। एक बार देख लेते हैं। एक तो बताया मैंने एनाबॉलिज्म और दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म। जो एनाबॉलिज्म होती है इसमें एनर्जी कंजप्शन होती है, इसमें एनर्जी लगती है। इसमें होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं एक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होते हैं? ये कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। इसमें जुड़ते हैं सभी, एनाबॉलिज्म में सभी लोग जुड़ते हैं। और जो कैटाबॉलिज्म है इसमें जो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड है वो टूटते हैं मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी बनती है, इसमें एटीपी बनती है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है कैटाबॉलिज्म में। तो डाइजेशन किस प्रोसेस में आएगा? ये आएगा, डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो आती है कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। ये हो गए अपने फैट, ये कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया कि किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, किस फॉर्म में डाइजेशन होते हैं। ये होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर डाइजेस्ट होता है, ये फैट है ये अमीनो एसिड में होता है, प्रोटीन है वो फैटी एसिड में होता है, जो विटामिन और मिनरल्स है ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर का कार्य करते हैं हमारी बॉडी में। अब से देखते हैं फिक्स्ड डेफिनेशन, देखते हैं डाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो डाइजेशन उसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन बिग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, व्हेन बिग बड़े या फिर कॉम्प्लेक्स जटिल, बिग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, व्हेन बिग या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन into, when big complex break down into small or simple molecules. So that when big complex molecules break down into small or simple molecules, सरल और छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएं, ब्रेक डाउन हो जाएं, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि आप लोग एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। तो इसमें आएगा कि आपको जो बिग या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं टूट कर सिंपल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो बिग और कॉम्प्लेक्स है वो कन्वर्ट होंगे स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मैंने एग्जांपल ही बताया आपको। कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। फैट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा फैटी एसिड में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस की। ये याद रखें कैटाबॉलिक, ये जो डाइजेशन है किसमें आता है? ये किसमें आता है? कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में आता है। एनाबॉलिज्म में भी आप लोगों को पता है उसमें जुड़ते हैं सभी और इसमें टूटते हैं। तो टूटने में एनर्जी बनती है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, उसमें एनर्जी लगती है। अब बात करते हैं प्रोसेस की। ये तो होगा डाइजेशन। अब बात करते हैं प्रोसेस की। ठीक है, तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है, जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? सबसे पहले स्टेप में कितने में कंप्लीट होती है? जो प्रोसेस है डाइजेशन की वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? तो वो टोटल 7 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले तो है अपना द डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट इन 7 स्टेप। ठीक है, जो प्रोसेस है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? वो 7 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहला है अपन मुंह में जब खाना लेते हैं उसे कहा जाता है इंजेक्शन। ठीक है,
तो उसे कहा जाता है इन पहली जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है इंजेशन। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप है उसे कहा जाता है इंजेशन, जिसमें अपन खाना मुंह में डालते हैं। ठीक है, पहला जो प्रोसेस है भोजन को मुंह में डालते हैं। भोजन को मुंह में डालना। ठीक है, जो पहली प्रोसेस है वो है इंजेक्शन। उसे उसका मतलब है कि जब पहली प्रोसेस क्या कंप्लीट होगी, जब अपन खाने को निवाले को मुंह में रखेंगे वो पहली प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब जो सेकंड प्रोसेस होती है, सेकंड जो स्टेप है इसका वो है सलाइवेशन। तो सेकंड स्टेप जो है वो है सैलिवेशन। इसमें होता क्या है, सैलिवेशन प्रोसेस में यह होगा कि जो खाना है, ठीक है, वो मुंह के अंदर जाने के बाद उसे सलाइवली ग्लैंड जो है वो सलाइवा रिलीज करके उसके साथ उसे सॉफ्ट कन्वर्ट करेंगे। वो उसका जो काम होगा वो सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करना होगा, फूड में सलाइवा मिक्स करना होगा और उसे कन्वर्ट करेंगे सॉफ्ट फूड में। ठीक है, तो लिख देते हैं एक बार। तो सलाइवा जो क्या है, भोजन में लार को मिलाना, भोजन में लार या फिर सलाइवा को मिलाना। सेकंड स्टेप क्या होगा, जो सलाइवा है, थूक वगैरह है, इसे अपन किस में मिलाएंगे, फूड में मिलाएंगे। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे जो फूड है अपना वो सॉफ्ट हो जाएगा और इसोफेगस के थ्रू वो ट्रांसफर हो पाएगा, फूड नली के थ्रू ट्रांसफर हो पाएगा आगे की तरफ। ठीक है, भोजन को लार के साथ मिक्स करना, सेकंड स्टेप यह होगा। जो थर्ड स्टेप होगा वो कौन सा होगा, वो थर्ड स्टेप होगा प्रोपुलेशन। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, वो कहा जाता है प्रोपुलेशन। प्रोपल्सन सॉरी। तो तीसरा स्टेप है वो कहलाता है प्रपल्सन। इसमें क्या होता है प्रपल्सन में, इसमें होता यह है कि भोजन को माउथ से स्टमक तक पहुंचाना, भोजन को मुंह से स्टमक तक पहुंचाना। ठीक है, ये किसमें आता है, प्रपल्सन में, प्रोपल्सन में आता है। ठीक है, भोजन को माउथ से स्टमक तक पहुंचाना। ठीक है, ये कौन सा स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। और फोर्थ जो स्टेप है वो कहलाता है, इसे अपन क्या कह सकते हैं, आगे भेजना। प्रोपल्सन को आगे क्या कहते हैं अपन, आगे भेजना। ठीक है, अपना जो फोर्थ स्टेप है वो क्या कहलाता है, जो अपना फोर्थ स्टेप है वो कहलाता है डाइजेशन। फोर्थ स्टेप है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डाइजेशन। इसमें होता क्या है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, बिग या फिर कॉम्प्लेक्स और ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, बिग और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स, इसे अपन डाइजेशन कहते हैं। ये अपने 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है वो कौन सा है, वो है अपना एब्जॉर्प्शन। फिफ्थ स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन। फिफ्थ स्टेप जो है वो कौन सा है, वो है अपना एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वो फिफ्थ स्टेप क्या है अपना, वो है एब्जॉर्प्शन। ये अपन ऊपर देखते हैं, यहाँ रब कर देते हैं, ऊपर देखते हैं फिफ्थ स्टेप क्या है। फिफ्थ स्टेप अपना एब्जॉर्प्शन। फिफ्थ स्टेप जो है वो अपना एब्जॉर्प्शन है। इसमें होता क्या है, फूड से न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब होने की प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। फूड में से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, फूड में जो खाना है इसमें से
जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ऑब्जर्व किया जाता है। मैंने न्यूट्रिएंट्स आपको क्या क्या बताए थे, वो मैंने बताए थे आपको, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये सभी यहाँ पे अब्जॉर्प्शन के थ्रू यहाँ पे अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब हो गया। अब तो अपना 6th स्टेप है, वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में होता क्या है, इसमें यह होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो अब्जॉर्ब किए हुए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको किस प्रकार से सारी बॉडी तक, ऑर्गन तक पहुंचाना। ठीक है, तो इसका जो एसिमिलेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसे किस, इसलिए 6th स्टेप क्या है इसका, जो अब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ब्लड में मिक्स करके, उनको ब्लड के साथ भेजकर बॉडी के सभी ऑर्गन तक पहुंचाना। तो ब्लड के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को ऑर्गन तक पहुंचाना। ठीक है, ब्लड के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को ऑर्गन तक पहुंचाना, ये कहलाता है एसिमिलेशन। ठीक है, और जो अपनी लास्ट स्टेप है वो है 7th स्टेप। वो क्या है, वो है डिफेक्शन या फिर इंजेक्शन। वो क्या है, डिफेक्शन या फिर इजेक्शन। ठीक है, डिफेक्शन या फिर इजेक्शन, अर्थात इसका मतलब क्या है, जो लास्ट में अब्जॉर्व हो न्यूट्रिएंट्स अपने अब्जॉर्व कर लिया, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसे किस प्रकार से बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो क्या कहलाएंगे, अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट फूड को बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, तो लास्ट स्टेप उसमें क्या आएगा, वेस्ट फूड या फिर अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम बॉडी, या फिर बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया, बॉडी से बाहर निकालने तक यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन चलते हैं कहाँ पे, अब अपन समझते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उसके बाद अपन चलेंगे ह्यूमन बॉडी के ऊपर। उससे पहले अपन देख लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे चलेंगे। उससे पहले अपन देख जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकते हैं एग्जामिनर, तो जो कुछ 7-8 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के, मैं उसके पॉइंट ही लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, जो मनुष्य का शरीर है इसमें पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसका उत्तर क्या है, मनुष्य के शरीर में पाचन अर्थात डाइजेशन, मनुष्य के शरीर में पाचन अर्थात डाइजेशन मुंह से, माउथ से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ कि डाइजेशन प्रोसेस है वो सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम में कहाँ से स्टार्ट होती है, तो डाइजेशन स्टार्ट होता है सबसे पहले मुंह से। अपन मुंह में निवाला डालते हैं तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि 7 स्टेप से स्टार्ट होता है सबसे पहले इंजेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं वो क्या है, वो देखते हैं एक बार। जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन या फिर डाइजेशन माउथ से, मुंह से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। कहाँ स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है।
ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो यह है कि अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ स्टार्ट होता है। तो प्रोटीन का पाचन स्टमक जो प्रोटीन है इसका पाचन स्टमक में होता है। किसके द्वारा? बाइल जूस के द्वारा। किसके द्वारा? बाइल जूस के द्वारा। जो प्रोटीन होता है इसका पाचन कहाँ पे होता है? स्टमक में होता है। किसके द्वारा? स्टमक के में होता है इसका कि जो स्टमक है वो बाइल जूस को सीक्रेट करता है। बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जूस सीक्रेट करता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मुख्य रोल प्ले करता है। पर जो बाइल जूस होता है इसकी हेल्प कौन करता है? इसकी जो हेल्प करते हैं वो दो एंजाइम हेल्प करते हैं, वो होते हैं पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन ये दोनों एंजाइम बाइल जूस में मिक्स होकर प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। अगला जो अपना क्वेश्चन हो सकता है जो एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है वो कौन से, वो देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि फैट का पाचन कहाँ होता है। फैट का डाइजेशन हमारी बॉडी में कहाँ होता है? फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। जो फैट का डाइजेशन कहाँ पे होता है हमारी बॉडी में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आगे जो क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, सबसे ज्यादा समय के लिए पाचन में सबसे ज्यादा समय हमारी बॉडी में पाचन वो कहाँ पे होता है? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो पाचन है वो सबसे ज्यादा समय कहाँ पे होता है? तो सबसे ज्यादा समय तक पाचन या फिर डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे पाचन या फिर डाइजेशन ज्यादा समय तक होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो कॉम्प्लेक्स डाइजेशन में कंप्लीट डाइजेशन जो कंप्लीट हो जाता है, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह अब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो नहीं, सिर्फ जहाँ तक कि कंप्लीट डाइजेशन जहाँ पे सारा एब्जॉर्प्शन करके डाइजेस्ट को बाहर निकाल देता है। ठीक है। अभी वेस्ट प्रोडक्ट हो गए। तो जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है हमारी बॉडी में? वो भी होता है हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखते हैं कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह यहाँ तक जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक एंड पार्ट जो होता है इसका, यहाँ तक क्या क्या कंप्लीट हो लेता है? यहाँ तक कंप्लीट हो लेता है फैट का अब्जॉर्प्शन, प्रोटीन, विटामिन, ये सभी लोग यहाँ पर एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। उसके बाद जो बचता है प्रोडक्ट वो होता है वेस्ट प्रोडक्ट, जो कहाँ पे जाता है? वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। वो अपन सब आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन डाइजेशन की। ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसको भी अपन दो भागों में लेकर चलेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो अपनी क्लास होगी ये 2 या 3 क्लास में कंप्लीट होगी। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।
आप लोगों को जो भी चीज समझाऊंगा, जो भी पॉइंट लिखवाऊंगा, अब उसको मैं डिटेल में करवाऊंगा पूरा, आप टेंशन ना लें। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितने भागों में डिवाइड करेंगे इसको अपन करेंगे दो भागों में डिवाइड। तो सबसे पहला पार्ट होगा वो होगा एलिमेंट्री कैनाल। कौन सा पार्ट होगा? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, पहला पार्ट जो होगा वो कौन सा होगा? एलिमेंट्री कैनाल। और जो दूसरा होगा वो होगा एक्सेसरी ऑर्गन। एक्सेसरी ऑर्गन। एक्सेसरी ऑर्गन वो होते हैं जो कि डाइजेशन के हेल्प, डाइजेशन के खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, वो होंगे एक्सेसरी ऑर्गन। अर्थात इसे अपन बोल सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथियां। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, अपनी इन दोनों को देखेंगे, उसके बाद अपना अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। इनको अपन, ये बेसिक है, उसके बाद अगली क्लास के अंदर उन जो लिखवाऊंगा आपको पॉइंट, उनको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। ये 33 फीट लंबी होती है। कितनी फीट होती है? ये 33 फीट लॉन्ग होती है, जिसमें 22 फीट की हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी फीट की होती है? 22 फीट की हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल में 22 फीट की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। टोटल जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो 33 फीट लंबी होती है, जिसमें से 22 फीट तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही ले गया। ठीक है, अगर आगे चलते हैं, भोजन को पचाने के लिए इसी नली में से होता है। जो फूड का जो डाइजेशन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड, digestion of food complete in alimentary canal। डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट इन एलिमेंट्री कैनाल। जो खाने का पाचन होता है वो इसी नाली में होता है। ठीक है, किसमें? एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होती है माउथ से और कंप्लीट कहाँ पे होती है? ये होती है रेक्टम में। माउथ से स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल और कंप्लीट होती है एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है माउथ से और कंप्लीट कहाँ होती है? रेक्टम में। रेक्टम क्या करता है? हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं एक बार वो देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो अपन डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लास में, तो वो देखते हैं पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसका कार्य भी, फंक्शन वगैरह अपन अगली क्लास में देख लेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? मैंने बताया आप लोगों को, वो माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ के बाद एलिमेंट्री कैनाल कहाँ पे जाती है? माउथ के बाद अपन कहाँ जाएंगे? सबसे स्टार्ट कहाँ से होती है? ये होती है माउथ से। फिर कहाँ जाती है? फ्रिक्शन, PHYX, फेनेक्स। फेनेक्स, उसके बाद फेनेक्स। फेनेक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? फेनेक्स। PHXYNX। फेनेक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? ग्रासिका। ग्रासिका, ग्रासिका। ठीक है, ग्रासिका के बाद कहाँ, ग्रासिका के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल का वो आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस,
उसके बाद इसोफेगस के जो बाद नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है स्टमक। स्टमक के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है स्टमक के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है डक्टेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है डक्टेनम, तो सेकंड पार्ट है वो है दुडेनम, और जो थर्ड पार्ट है उसे कहा जाता है इल्यूलिनम। जो थर्ड पार्ट है उसे कहा जाता है इल्यूलम। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। इल्यूलम में ही डाइजेशन ऑफ फैट, अब्जॉर्प्शन, यहाँ पे ही न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन होता है इल्यूलम में, ठीक है। इल्यूलम में ही अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन इल्यूलम में ही होता है। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट जो चलते हैं वो चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है, नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल पार्ट आता है, फिर आता है वो लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो है सीकम, ठीक है। पहला जो पार्ट है वो है सीकम, दूसरा जो है वो है कॉलम, और थर्ड जो पार्ट है वो है रेक्टम। जो सीशम होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को अटैच करके जोड़कर रखता है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को कौन जोड़कर रखता है, तो वो सीशम जोड़कर रखता है, ठीक है। आज की जो अपनी क्लास है वो यही कंप्लीट होती है। उस अगली क्लास में अपन माउथ से स्टार्ट करेंगे अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अपन माउथ से अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।